तो फिर राघव? पापा ने धीरे से सिर हिलाया। राघव सिर्फ मोहरा है, उसो चला रहा है कोई और वही तुम्हारी माँ की मौत के पीछे है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की मौत? पापा, और वो शख्स अब तुम्हारे बहुत करीब है। इतना कहते ही ऊपर से धमाकों की आवाज आई, छत हिलने लगी और धूल का गुब्बार गिरने लगा। पापा ने आरव का हाथ पकड़ा। चलो, देर हो रही है, वरना हम दोनों यही दफन हो जाएंगे। आरव और पापा मुश्किल से टूटती दीवारों और गिरते मलबे के बीच से बाहर निकले। बाहर आते ही तेज हवा और बारिश ने उनका स्वागत किया, जैसे जिंदगी ने उन्हें दोबारा गले लगा लिया हो। पुलिस की सायरन की आवाज पास आती जा रही थी, लेकिन पापा ने आरव को रोक दिया। पुलिस पर भरोसा मत करो, उनमें से कई उसी के आदमी हैं। आरव हैरान, कौन है वो? पापा, अब तो बताइए। पापा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, तुम्हारी माँ। मरने से पहले मेरे कान में एक नाम फुसफुसाई थी, विक्रम मेहरा। आरव, विक्रम मेहरा? लेकिन वो तो मम्मा का बचपन का दोस्त था, हमारा फैमिली फ्रेंड। पापा की आंखों में दर्द उतर आया। हाँ, और वही तुम्हारी माँ से। पापा रुक गए, जैसे आगे कहना मुश्किल हो। आरव का दिल धड़क उठा। क्या? मम्मा से? क्या? वो तुम्हारी माँ से प्यार करता था, लेकिन जब उसने इनकार किया, उसने हमें खत्म करने की साजिश रची। आरव के हाथ मुट्ठियों में भींच गए। और कबीर, उसका क्या रोल है इसमें? पापा, कबीर उसका बेटा है। आरव के कानों में गूंज हुई। क्या? पापा, हाँ, लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ है, इसीलिए वो तुम्हें मारने के बजाय बचा रहा था, और इसी कारण वो घायल होकर गायब हो गया ताकि विक्रम तक पहुंच सके। इसी बीच पापा की जेब में रखा पुराना मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, तुम अगला निशाना हो। बारिश और तेज हो गई और दूर अंधेरे में एक परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। बारिश के बीच वो परछाई और साफ होने लगी। आरव की सांस थम गई। ये तो असंभव है। पापा ने भी आंखें चौड़ी कर दी। वो शख्स बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ा हो गया, चेहरे पर पुराने जलने के निशान, आंखों में अजीब चमक। पापा के होठ कांपे। ये आदित्य! आरव, पापा, ये जिंदा कैसे? आपने तो कहा था कि ये आग में। आदित्य ने हल्की हंसी हंसी। हाँ, आग में जल गया था, राख में दबा नहीं। पापा गुस्से में, तूने ही मेरी फैक्ट्री में आग लगवाई थी। आदित्य, गलत, मैंने नहीं लगवाई, लेकिन मुझे जलते हुए वहीं छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने पापा की आंखों में देखा, बदला लेने और तुम्हें चेतावनी देने। विक्रम मेहरा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी दुश्मन है। पापा चौंके। तुम भी विक्रम के खिलाफ हो? आदित्य, हाँ, और तुम चाहो या ना चाहो, हमें साथ काम करना होगा, क्योंकि अगली चाल उसने चल दी है, तुम्हारी बेटी पर। आरव, मेरी बहन? पापा ने फुसफुसाया। तुम्हारी बहन, जो सालों से लापता है, असल में जिंदा है। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। बारिश की बूंदें अब गोलियों जैसी लग रही थी, और आसमान में गड़गड़ाहट के बीच आदित्य ने एक फोटो बढ़ा दी। फोटो में एक लड़की थी, और उसके गले में वही पेंडेंट था जो कभी आरव ने अपनी छोटी बहन को दिया था। आधी रात, शहर के किनारे, पहाड़ी पर खड़ा विक्रम का महल अंधेरे में भी डर पैदा कर रहा था। ऊंची दीवारें, हथियारबंद गार्ड और अंदर से आती हल्की सी रोशनी। आरव, पापा और आदित्य तीनों एक पुराने ट्रक के पीछे छुप कर पहुंचे। पापा ने धीरे से कहा, याद रखना, हमें चुपचाप अंदर जाना है, एक भी आवाज और सब खत्म। आदित्य मुस्कुराया, आराम से, मैंने यहां बचपन से चुपके चुपके घुसना सीखा है। टार काटकर, गार्ड की रूटीन को देखकर वो लोग अंदर पहुंचे। अंदर महल वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। भव्य हॉल, झूमर, सुनहरी मूर्तियां और दीवार पर विक्रम की तस्वीरें। आरव की नजर एक फोटो पर टिक गई। वो विक्रम के साथ एक लड़की थी, और वही लड़की उसकी बहन थी। लेकिन हैरानी ये थी, उसकी बहन ने गले में वही पेंडेंट पहना था, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो भूल चुकी हो कि वो कौन है। पापा ने दबे स्वर में कहा, ये विक्रम का खेल है, उसने तुम्हारी बहन की याददाश्त मिटा दी है। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो तीनों एक पर्दे के पीछे छुप गए। सीढ़ियों से विक्रम खुद नीचे उतरा, लेकिन उसके साथ एक और आदमी था, और जब वो आदमी मुड़ा, आरव की धड़कन रुक गई।
वो उनका पारिवारिक वकील था, वही जिस पर पापा ने कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था। विक्रम भारी आवाज में बोला, सब तैयार है? कल सुबह वो सौदा हो जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। वकील ने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैंने सब कागजात फर्जी बना दिए हैं। आरव और उसके पापा का नाम कहीं नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी कल से खत्म होने वाली है। आरव का खून खौल उठा। पर्दे के पीछे से उसने पापा की ओर देखा। पापा की आंखों में गुस्से और हैरानी का तूफान था। विक्रम ने आगे कहा, और लड़की, उसका क्या? वकील ने हल्की हंसी के साथ कहा, उसकी याददाश्त तो मैंने वैसे ही मिटवा दी है। अब वो हमारी सबसे बड़ी गवाही है, लेकिन हमारे पक्ष में। आरव ने पापा के कान में फुसफुसाया, हमें अभी बहन को ढूंढना होगा, वरना देर हो जाएगी। लेकिन तभी आदित्य का पैर एक फूलदान से टकरा गया। फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। विक्रम चौंका, कौन है वहां? और अगले ही पल पूरे महल में अलार्म बज उठा। अलार्म बजते ही महल के सभी गार्ड्स हर दिशा में दौड़ पड़े। आरव ने पापा का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, हमें अब पीछे नहीं हटना, चाहे जो हो जाए। वो लोग कॉरिडोर से भागते हुए ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़े। आरव के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी बहन को बचाना। लेकिन दिल में डर भी था, कहीं वो वकील की बात सच ना हो कि उसकी याददाश्त मिटा दी गई है। बहन से आमना सामना कमरे का दरवाजा जोर से खोला तो अंदर वही थी, आरवीना। लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था और हाथ में पिस्तौल, वरना गोली मार दूंगी। उसकी आवाज में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो कोई और हो। आरव ने कांपते हुए कहा, दीदी, मैं हूं आरव, देखो, हम तुम्हें लेने आए हैं। आरवीना ने हल्की हंसी के साथ कहा, आरव, नाम तो सुना सुना लगता है, लेकिन मुझे तो कहा गया है कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो। पापा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, उन्होंने तुम्हारा दिमाग धो दिया है, तुम हमें मारोगी? उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक आई, लेकिन तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, गोली चला दो, वरना ये तुम्हें मार देंगे। कबीर की वापसी अचानक पीछे से एक गोली चली, लेकिन निशाना आरवीना पर नहीं, बल्कि विक्रम पर था। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, कबीर था। बहुत हो गया, विक्रम। मैंने सोचा था तुम सही के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम तो इंसानियत के दुश्मन निकले। कबीर की आंखों में पछतावा था। विक्रम वहीं गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसने रिमोट दबा दिया। अचानक महल के कई हिस्सों में धमाके शुरू हो गए। भागने की जंग। आरव, पापा और आवीना और कबीर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागे। धुआं और टूटती दीवारों के बीच हर कदम मौत से लड़ाई थी। एक जगह पापा का पैर मलबे में फंस गया, लेकिन आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें खींच निकाला। जब वो लोग गेट तक पहुंचे तो बाहर पुलिस और मीडिया खड़ी थी। कबीर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और कहा, मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन इनकी गवाही सुनो। असली अपराधी अब नहीं बचे। अदालत में सुनवाई के दौरान कबीर ने विक्रम, वकील और बाकी माफिया के सारे राज खोल दिए। आरवीना का इलाज हुआ और धीरे धीरे उसकी यादें लौट आईं। पापा ने कोर्ट में आरव को देखकर कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, मेरे हीरो हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, असली हीरो तो आप हैं, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आखिरी सीन में जेल की कोठरी में बैठा कबीर एक रहस्यमयी चिट्ठी पढ़ रहा था, जिस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अगला मोहरा तैयार है। कबीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर अगला खेल शुरू करते हैं। जेल की अंधेरी कोठरी में कबीर अब भी वही चिट्ठी देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिमाग में तूफान। कबीर, धीरे से, अगर ये सच है तो खेल अब और खतरनाक होने वाला है। रात को अचानक जेल का अलार्म बज उठा। एक तेज धमाका हुआ और कोठरी का दरवाजा खुल गया। धुएं के बीच एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। नकाबपोश, चलो, वक्त कम है। कबीर ने एक पल भी नहीं सोचा और उसके साथ निकल गया। आरव और आरवीना की नई जिंदगी दूसरी तरफ। आरव और आरवीना अब अपने पुराने घर लौट आए थे।
आरवीना का इलाज पूरा हो चुका था, लेकिन कभी कभी उसे अजीब सपने आते जहां वो किसी अनजान जगह पर खड़ी होती और कोई उसे बुला रहा होता। पापा अब एक एनजीओ चला रहे थे जो माफिया के शिकार लोगों की मदद करता था। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक रात आरव को अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने बंदरगाह पर आओ। आरव बिना किसी को बताए वहां पहुंचा। धुंध के बीच अचानक उसके पीछे आवाज आई, बहुत दिनों बाद मिले आरव। आरव ने पलट कर देखा, कबीर। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, बल्कि सख्त ठंडापन था। कबीर का खुलासा। कबीर ने कहा, मैंने सोचा था विक्रम असली दुश्मन है, लेकिन असली खेल तो किसी और के हाथ में है। वो इंसान मेरे भी ऊपर है और तुम्हारे पापा के पुराने अतीत से जुड़ा है। आरव, तुम जेल से कैसे निकले? कबीर, जेल से तो निकल आया, लेकिन अब मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं जो ये खेल चला रहा है। तभी अंधेरे से एक काली कार आई। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठी एक औरत दिखाई दी। चांदी जैसे बाल, तीखी आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। औरत, आरव, स्वागत है तुम्हारे असली खेल में। कबीर के साथ आई औरत का नाम था मालिनी राय। उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अफवाह थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय माफिया नेटवर्क की असली मास्टरमाइंड है। वो आरव से कहती है, तुम्हारे पापा ने जो मुझसे छीना था अब तुम्हें लौटाना होगा, अपने ही खून की कीमत देकर। आरव अपने पापा से मालिनी के बारे में पूछता है। पापा चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। रात को पापा अपने पुराने अलमारी से एक फाइल निकालते हैं जिसमें मालिनी और पापा की 25 साल पुरानी तस्वीर होती है, और तस्वीर में वो दोनों पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं। कबीर आरव को गुप्त तरीके से मैसेज भेजता है, मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन अगर मालिनी से बचना है तो मेरी बात माननी होगी। आरव उलझन में है, क्या कबीर सच में मदद करना चाहता है या फिर ये भी मालिनी का जाल है? एक दिन आरवीना अचानक गायब हो जाती है। घर में एक पर्ची मिलती है। वो वही है जहां से तुम्हारे पापा का खेल शुरू हुआ था। पापा के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो जगह थी सील पोर्ट वेयरहाउस, जहां पापा ने 25 साल पहले मालिनी के भाई को मारा था। आरव, पापा और कबीर वहां पहुंचते हैं। अंदर उन्हें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग प्ले होती मिलती है। मालिनी की आवाज, ये तो बस ट्रेलर था, असली खेल अभी बाकी है। अचानक वहां बम फटते हैं और आरव किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन पापा और कबीर दोनों घायल हो जाते हैं। पापा अस्पताल में बताते हैं कि मालिनी कभी उनकी पार्टनर थी। दोनों पुलिस में थे और उन्होंने मिलकर माफिया गिरोह को खत्म किया था, लेकिन एक केस में पापा को सबूत छुपाना पड़ा जिससे मालिनी का भाई मर गया। तब से मालिनी ने कसम खाई थी कि वो पापा का सब कुछ छीन लेगी। कबीर आरव को अलग ले जाकर कहता है, मालिनी को हराने के लिए तुम्हें उसके खेल में उतरना होगा। मैं अंदर से उसे गिराऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए। आरव तय करता है कि वो कबीर के साथ काम करेगा, लेकिन सब गुप्त रखेगा। आरव कबीर की मदद से मालिनी के गिरोह में घुसने की कोशिश करता है। उसके लिए उसे अपने ही दोस्तों और परिवार से दूर रहना पड़ता है। वो नकली पहचान बनाकर मालिनी के दाहिने हाथ रणविजय के करीब पहुंचता है। मालिनी को शक हो जाता है कि उसके बीच कोई गद्दार है। वो एक टेस्ट रखती है, आरव को अपने ही पापा को गोली मारने का आदेश देती है। आरव अंदर से टूट जाता है, लेकिन कबीर वक्त रहते प्लान बदल देता है और पापा की जान बच जाती है। आरवीना, जो अब तक कैद थी, खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कैद नहीं बल्कि मालिनी के साथ रह रही थी, क्योंकि मालिनी ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि पापा ही उसकी मां की मौत के जिम्मेदार है। आरव और आरवीना की मुलाकात होती है, लेकिन इस बार दुश्मनों की तरह। आरवीना कहती है, तुम पापा के जैसे झूठे हो, मैं मालिनी मैम के साथ हूं। आरव की आंखों में दर्द है, लेकिन वो चुप रहता है। मालिनी को जब कबीर के असली इरादों का पता चलता है तो वो उसे पकड़ लेती है। आरव को कबीर से एक आखिरी मैसेज मिलता है,
खेल खत्म करो मेरे लिए। अगले दिन कबीर की मौत की खबर आती है, लेकिन कोई शव नहीं मिलता। पापा आखिरकार आरव और आरवीना को बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड मालिनी भी नहीं है। वो तो किसी और के लिए काम कर रही है, द ब्लैक हॉक, जो दुनिया के सबसे बड़े हथियार डीलर का कोड नाम है। आरव, पापा और आरवीना, जो अब सच्चाई जान चुकी है, एकजुट होकर मालिनी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। एक फर्जी डील के बहाने वो उसे फंसाते हैं, लेकिन डील वाली रात ब्लैक हॉक खुद वहां आ जाता है और उसका चेहरा देखकर पापा के होश उड़ जाते हैं। वो था पापा का पुराना दोस्त और आरव का गॉडफादर, राजदीप मल्होत्रा। ब्लैक हॉक हंसते हुए कहता है, अब खेल शुरू होगा और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ ब्लैक हॉक, राजदीप मल्होत्रा की हंसी गूंज रही है। आरव गुस्से में, तुम मेरे गॉडफादर थे, हमें धोखा क्यों दिया? राजदीप, क्योंकि बेटा, असली ताकत रिश्तों में नहीं, खेल में होती है, और तुम बस मेरे खेल का मोहरा हो। वो पापा की तरफ देखता है। याद है अजय, हमने साथ में ये दुनिया बदलने का सपना देखा था। मैं बदलना चाहता था ताकत के साथ, और तुम सच्चाई के साथ, और सच्चाई हमेशा हारती है। ब्लैक हॉक इशारा करता है। उसके लोग मालिनी को हथकड़ी लगाते हैं। मालिनी चिल्लाती है, तुमने वादा किया था कि हम साथ जीतेंगे। राजदीप ठंडे स्वर में, मैंने वादा किया था जब तक तुम काम की हो, अब तुम बोझ हो। मालिनी को खींचकर ले जाया जाता है। आरव के मन में सवाल, क्या उसे बचाना चाहिए या यही उसका अंत है? राजदीप आरव से कहता है, तुम्हारे पास 72 घंटे हैं। मुझे वो चिप ला दो जो तुम्हारे पापा ने 25 साल पहले छुपाई थी, वरना तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं देख पाओगे। आरवीना चौंकती है, मैं तो यहाँ हूँ। राजदीप हंसता है, जो तुम्हें दिख रही है वो तुम्हारी बहन नहीं, बस उसका हमशक्ल है। असली आरवीना मेरे पास है। पापा कबूल करते हैं। ये चिप असल में एक डेटाबेस है जिसमें पूरी दुनिया के हथियार नेटवर्क की डिटेल है। अगर ये ब्लैक हॉक के हाथ लग गई तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आरव तय करता है कि वो चिप ढूंढेगा, लेकिन ब्लैक हॉक को नहीं देगा, बल्कि उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जैसे ही आरव अपने मिशन पर निकलता है, एक अंधेरी गली में कोई उसका रास्ता रोकता है। वो कबीर है, जिंदा। कबीर मुस्कुराता है, मैंने कहा था खेल खत्म करो, लेकिन अब नया खेल शुरू हो चुका है। वो बताता है कि उसने मालिनी के नेटवर्क में घुसकर ब्लैक हॉक की अगली चाल पता लगा ली है, लेकिन अब उन्हें एक टीम बनानी होगी, क्योंकि ये लड़ाई एक से एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। आरव, कबीर और आरवीना का हमशक्ल मिलकर असली आरवीना का लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। कबीर एक पुराने आर्मी सैटेलाइट सिस्टम को हैक करता है और पाता है कि वो किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में है, जिसका मालिकाना ब्लैक हॉक के नाम नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल एनजीओ के नाम है। आरव समझ जाता है, ब्लैक हॉक ने अपना नेटवर्क चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के नाम पर छुपाया हुआ है। जेल में मालिनी से ब्लैक हॉक मिलने आता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे आरव की लोकेशन दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मालिनी पहले मना करती है, लेकिन ब्लैक हॉक उसकी मां की जान का हवाला देता है। वो हाँ कह देती है, पर उसके मन में प्लान कुछ और है। आरव एक पुराने चर्च में जाता है, जहां पापा ने कभी उसे एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट किया था। उस बॉक्स के अंदर छुपी हुई थी वो चिप, लेकिन जैसे ही वो उसे निकालता है, एक स्नाइपर की गोली उसके पास से गुजरती है। आरव और कबीर किसी तरह भागते हैं, लेकिन अब ब्लैक हॉक को पता चल गया है कि चिप मिल गई है। ब्लैक हॉक लाइव वीडियो कॉल पर आरव को दिखाता है, असली आरवीना एक ग्लास चैम्बर में बंद है जिसमें पानी भर रहा है। 12 घंटे, या तो चिप मुझे दे दो या अपनी बहन को बहते देखो। कबीर एक डमी चिप तैयार करता है जिसमें असली डेटा नहीं बल्कि वायरस है। प्लान है चिप देकर ब्लैक हॉक के पूरे नेटवर्क को हैक करना, लेकिन असली खतरा यह है कि अगर ब्लैक हॉक ट्रिक समझ गया तो आरवीना की मौत पक्की। मालिनी ब्लैक हॉक को लोकेशन देती है, लेकिन गलत वाली। इससे आरव को कुछ समय मिल जाता है और कबीर को नेटवर्क हैक करने का मौका। पर ब्लैक हॉक समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और मालिनी पर बंदूक तान देता है। आरव फैसिलिटी में पहुंचता है,
पानी आरवीना के गले तक भर चुका है। ब्लैक हॉक वहां नहीं है, वो ड्रोन के जरिए सब कंट्रोल कर रहा है। आरव लॉक तोड़ता है, आरवीना बाहर आती है, लेकिन तभी बिल्डिंग का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिव हो जाता है। कबीर कहता है, तुम दोनों जाओ, मैं सिस्टम शट डाउन कर दूंगा। आरव मना करता है, लेकिन कबीर उसे धक्का देकर बाहर बंद कर देता है। अंदर विस्फोट होता है और कबीर शायद हमेशा के लिए चला जाता है। आरव चिप के साथ ब्लैक हॉक के पर्सनल हेडक्वार्टर में घुसता है। दोनों आमने सामने, बंदूकें तनी हुई। ब्लैक हॉक मुस्कुराता है, तुम जीते नहीं आरव, तुम बस मेरे अगले खेल के लिए तैयार हो गए हो। जैसे ही आरव ट्रिगर दबाता है, स्क्रीन काली हो जाती है और एक आवाज आती है, ऑपरेशन शैडो शुरू हो चुका है। ये ऑपरेशन शैडो का क्या राज है? अब इससे किसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा? सच अभी आधा ही सामने आया है, बाकी राज सबसे दर्दनाक होगा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द आ रहा है।